तो दोस्तों, अगर आप LT टेट की तैयारी कर रहे हैं और LT टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द में अ उपसर्ग है। तो देखिए, जो विकल्प 3 है यहाँ पर अभाव, जो अभाव है यहाँ पर अ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो जो उच्चतर है यह देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं होगा। बाकी फर्राटा, अड़ियल और घुमक्कड़ ये तीनों ही देशज प्रत्यय के उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न है, अति इंद्रिय शब्द का आशय है। इसका आशय होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4, स्वप्न का विलोम क्या होगा। तो स्वप्न का विलोम हो जाएगा जागरण। विकल्प 4 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। 5वें का सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे है 6, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाएगा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहा जाएगा मृत्युजय। तो 6 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है 7, कलश का पर्याय क्या होगा। यह कलश का पर्यायवाची शब्द क्या कहा जाएगा। तो देखिए, जो कुंभ है, 7वें का सही विकल्प बी कुंभ। यहाँ देखिएगा, जितने भी प्रश्न आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं ये पहले पीजीटी हिंदी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप LT कमीशन को लीजिए, चाहे पीजीटी हिंदी को लीजिए, या कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा हो, वहाँ पर ये महत्वपूर्ण साबित होने ही वाले हैं। अगला देखिए 4, चंद्रिका का पर्याय है। तो देखिएगा, विकल्प सी कौमुदी। चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा कौमुदी। अगला जो प्रश्न है 9, जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। जो शीघ्र या किसी बात पर युक्ति प्रस्तुत करता है एकदम, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। तो सी सही विकल्प हो जाएगा 9 का। अगला देखिए 10, उपजाऊ का विलोम होगा। तो जो उपजाऊ का विलोम हो जाएगा ऊसर। 10वें का सही विकल्प सी। आगे है 11, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सार्वभौमिक। 11वें का सही विकल्प ए। प्रश्न संख्या 12, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो यहाँ पर जो प्रत्यय रहित शब्द होगा तो वो हो जाएगा अनुवाद। बाकी मर्मज्ञ, वैज्ञानिक और कृपालु ये तीनों ही प्रत्यय रहित शब्द नहीं, प्रत्यय सहित शब्द होंगे, परंतु अनुवाद ये प्रत्यय रहित होगा। अगला है आर्द्र का विलोम शब्द है। तो जो आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। सही विकल्प बी। अगला है 14, परुष शब्द का विलोम क्या होगा। तो परुष शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल। अगला देखिए 15, कुटिल का विलोम क्या है। तो जो कुटिल का विलोम ऋजु हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है। तो ये कहता है समशीतोष्ण। क्या कहलाता है समशीतोष्ण। क्या अर्थ होता है समशीतोष्ण का, जो बहुत गर्म ना हो ना ही बहुत ठंडा हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है। अर्थात जो आपकी LT टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप LT टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8293121229। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है। चाहे LT टेट की परीक्षा हो, LT कमीशन की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये LT टेट के हैं, LT कमीशन के हैं, पीजीटी हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या होगा? तो जो शब्द है अन्यमनस्क, तो इसका आशय होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। आगे देखिए 18, आवाहन का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा विसर्जन, सही विकल्प सी। जो मापा ना जा सके उसके लिए सही अर्थ क्या होगा? अपरिमेय, 19 का सी सही विकल्प। अगला है 20, आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त। अगला है 21, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे देखिएगा 22, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है? तो ये हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। अगला देखिए 23, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ अटका या आ पड़ा का भाव क्या होगा? भाव होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं होगा? तो देखिए जो विकल्प डी है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यह सत्य नहीं होगा। बाकी तीनों ही सही हो जाएंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 25, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो देखिएगा विकल्प डी, जो वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं होंगे। कौन होंगे प्रसिद्ध? कुंतक। बाकी उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध है, तो ये भी सही हो जाएंगे। और वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध होंगे और रस के लिए भरतमुनि प्रसिद्ध होंगे। अगला देखिएगा 26, 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है तो ये गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो नावादास है इनकी बहुत ज़्यादा प्रचलित रचना मानी जाती है भक्तमाल, और बल्वाचार्य हैं, इनके द्वारा पुष्टिमार्ग की स्थापना की गई है। और जो नंददास है ये अष्टाव के सखों में से एक माने जाते हैं। बाकी जो गोस्वामी गोकुलनाथ हैं इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये विट्ठलनाथ इनके पिता का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो सरहप्पा थे ये सिद्ध संप्रदाय से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे। इसी के साथ इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम विद्वान या प्रथम लेखक या प्रथम कवि भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए इसे अर्थात इन्हें प्रथम विद्वान या प्रथम लेखक किसने कहा था हिंदी साहित्य का, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो सिद्धों की संख्या 84 होगी। अगर आपसे ये प्रश्न बने सिद्धों में प्रथम कौन गिने जाते हैं, तो सरहप्पा ही सिद्धों में प्रथम गिने जाते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सहज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो सरहप्पा के द्वारा ही सहज संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगर ये प्रश्न बने दोहा कोश किसकी रचना है, तो ये सरहप्पा की रचना ही होगी दोहा कोश। तो एक प्रश्न यहाँ से आपके लिए छोड़ूंगा, नाथों की संख्या आपने बतानी है कितनी है। सिद्धों की संख्या मैंने आपको बता दी 84। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो देखिएगा जो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगर ये प्रश्न आपसे बने कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल किस पुस्तक में कहा है, तो ये कहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगर ये प्रश्न बने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1929 है। अगर ये प्रश्न बने कि इस पुस्तक को किस प्रकाशक के द्वारा छापा गया था, तो ये प्रकाशन था काशी नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, इस प्रचारणी सभा के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, काशी नागरिक प्रचारणी सभा। तो देखिएगा बाकी विकल्प भी यहाँ पर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास लिखा गया है। बाकी डॉक्टर नगेंद्र, तो जो डॉक्टर नगेंद्र है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का संपादन किया गया है। और विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है किन्नर देश में या किन्नर देश की यात्रा, ये इनकी एक यात्रा साहित्य की रचना है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिएगा 29, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचयिता का नाम क्या होगा? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हो जाएंगे। तो देखिएगा हाल ही में एक फिल्म आई है पृथ्वीराज,
तो आपने अगर देखी होगी तो आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से मिल गई होगी कि क्या क्या इतिहास रहा है पृथ्वीराज का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछूंगा मैं, और जो जगनिक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है उसका नाम आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खुमान रासों के रचयिता कौन है। तो जो खुमान रासों के रचयिता हो जाएंगे ये दलपति विजय हो जाएंगे। जो जितने भी रासों हैं इन्हें अधिकतर संदिग्ध रचना माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक तत्व कम ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको राजा के आश्रय में रहकर राजा की प्रशंसा अत्यधिक तौर पर देखी जाती है। कहते हैं ना अतिशयोक्ति, यहाँ पर आपको इस प्रकार की रचना मिलेगी, रासो रचना, अतिशयोक्ति यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा 31, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। तो जो साहित्य लहरी होगी विकल्प बी, ये सूरदास की रचना हो जाएगी। इनकी एक अन्य रचना है जो अत्यधिक पूछी जाती है, तो सूरसागर है। वो जो सूरसागर है इन्हीं की रचना है, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सूरदास के प्रभु का या आचार्य का क्या नाम था, तो सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। अगर ये प्रश्न पूछा जाए सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी, तो सूरदास की भक्ति होगी सख्य प्रकार की। आगे देखिए 32, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो जो विकल्प डी है साकेत, ये तुलसीदास की रचना नहीं होगी। तो ये किसकी रचना हो जाएगी, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी ये। अगर आपसे साकेत का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो ये 1931 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। बाकी देखिएगा रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये तीनों ही रचनाएं तुलसीदास की हो जाएंगी। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न अत्यधिक पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है इसमें कांडों की संख्या कितनी है, तो इसमें 7 कांड है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा अवधी हो जाएगी। अगर यहाँ से देखिए ऊपर जाते हैं हम तुलसीदास जी के पास, अगर जो तुलसीदास है इनका जो आपसे प्रश्न पूछा जाए ये किस प्रकार की भक्ति की ओर विश्वास रखते थे, तो ये सगुण और निर्गुण को मिश्रित करने की ओर संकेत देते थे। वास्तव में तो ये सगुण भक्ति की ओर इशारा करते थे कि जो प्रभु श्री राम है ये इनके आराध्य थे। ठीक है, और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, तो तुलसीदास की भक्ति थी दास्य भाव की, और जो सूरदास की ये सख्य भाव की थी। और वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए अब 33, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो कबीरदास है ये संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तुलसीदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राम काव्यधारा का। अगर तुलसीदास राम काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूरदास कृष्ण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो जायसी हैं ये सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी 4 धाराएं हुई हैं भक्ति काल में उन सभी का प्रतिनिधित्व कभी मैंने आपको बता दिया है, इनको आपने नोट करना है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। तो जो 34 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो तुलसीदास हैं ये संत कवि नहीं माने जाते। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, संत कवि उन्हें कहा जाता है जो निर्गुण भक्ति से संबंध रखते हैं, अर्थात जिनका कोई आकार या रूप नहीं होता है, जिनका जन्म नहीं हुआ होता है, उन्हें हम संत कवि कहते हैं। ये संत निर्गुण भगवान की उपासना करते थे। ठीक है, जिनका निर्गुण से तात्पर्य होता है जिसका ना गुण हो, ना कार हो, ना रूप हो। ठीक है, जिसका जन्म ना हुआ हो। एक उनके मन में शब्द होता है, जैसे कबीरदास थे ये राम नाम का जप करते थे, राम नाम का। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए कबीरदास, रैदास, गुरु नानक ये तीनों ही संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगर ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जो रैदास है ये किस जाति से संबंध रखते थे, तो ये चमार थे। और जो गुरु नानक का पूछा जाए कि जो गुरु नानक देव है ये किस जाति से संबंध रखते थे, ये खत्री जाति से संबंध रखते थे। अगर कबीरदास का पूछा जाए तो कबीरदास जुलाहा थे। बाकी गुरु नानक के द्वारा सिखों की स्थापना की गई थी, सिख संप्रदाय की। ये सिखों के प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के रावलपिंडी में। अब देखिएगा 35, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। तो जो विकल्प सी है नावादास, ये सूफी काव्यधारा से संबंध नहीं रखते। बाकी मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन ये तीनों ही सूफी काव्यधारा से संबंध रखते हैं। एक प्रश्न आपसे और पूछता हूँ, आपने बताना है अखरावट किसकी रचना है।
अगला प्रश्न देखिए 36, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो बताना है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है। तो देखिए जो विकल्प सी है, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध करना, ये निर्गुण काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्ति रही है। बाकी आश्रयदाता की प्रशंसा, ये किस काव्यधारा की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। वात्सल्य रस की प्रधानता किस ओर उन्मुख है, और प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये किस ओर उन्मुख करती है। अगर आपको इनकी जानकारी हो तो इनका भी आपने वर्णन करना है। मुख्यतः मैं चाहूँगा आश्रयदाता की प्रशंसा किस युग में अत्यधिक की गई है। अगला देखिए 37, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो जो पद्मावत होगी रचना, ये हो जाएगी जायसी की। तो यहाँ से भी 2-4 तथ्य आपको बता देता हूँ। पद्मावत जायसी की रचना होगी। दूसरा तथ्य ये है कि इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा अवधी होगी। तीसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि जो पद्मावत का मुख्य पात्र कौन है, तो पद्मावत के मुख्य पात्र के तौर पर गिना जाता है पद्मावती को, रतन सेन को, नागमती को। ठीक है, ये 3-4 इसके मुख्य पात्र हैं। आगे देखिए 38, अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो देखिए अष्टयाम के रचनाकार हो जाएंगे नावादास। इनकी पहली कृति कौन थी, भक्तमाल। भक्तमाल और अष्टयाम इनकी रचना मानी जाती है। अगला है 39, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। देखिए मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। पद्मावत की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है 40, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ये ऊपर वाले ही गोकुलनाथ है जिन्हें हमने डिस्कस किया था पहले। अगला देखिए नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। तो जो नंददास हैं ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित रखते हैं। ये भी उसके अंतर्गत देखिए अष्टछाप है। अष्टछाप के 8 सखों में से एक थे नंददास। अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। अगर आपसे ये पूछा जाए अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए अष्टछाप के प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो कुंभन दास को अष्टछाप के प्रथम कवि के तौर पर गिना जाता है। अंतिम होंगे नंददास। प्रथम कुंभन दास, अंतिम नंददास। अगला देखिए सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरसागर होगी आपकी ब्रजभाषा की कृति। अगर ये प्रश्न पूछा जाए किसकी रचना होगी, तो सूरदास की रचना होगी सूरसागर। तो देखिए यहाँ से एक और आपको टिप दे देता हूँ। अगर आपसे कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित रचना की भाषा पूछी जाए तो ये ब्रजभाषा रही है अत्यधिक। जो कृष्ण भक्त थे ये ज़्यादातर ब्रजभाषा में ही अपना रचना करते थे। अगला देखिए इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिएगा जो विकल्प डी है रास पंचाध्याय, ये सूरदास की रचना नहीं होगी। बाकी सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों ही सूरदास की रचना होंगी। अगर ये प्रश्न बनेगा रास पंचाध्याय किसकी रचना है, तो ये नंददास की रचना हो जाएगी रास पंचाध्याय। अगला प्रश्न देखिएगा 44, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो जो विकल्प डी है तुलसीदास, ये कृष्ण भक्त कवि के तौर पर नहीं जाने जाते। ये किस भक्ति से संबंधित रहे हैं, तो देखिएगा मैंने बताया था ये पहले ही राम काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये राम भगवान की उपासना पे ज़्यादा बल देते थे। बाकी जो सूरदास है, रसखान है, कृष्णदास है, ये तीनों ही कृष्ण भक्त काव्यधारा से संबंध रखने वाले कवि के तौर पर गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 45, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे जो तुलसी की भक्ति का स्वरूप था, तो ये दास्य था। अगला है 46, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो जो विकल्प डी है रसमंजरी, ये तुलसीदास का ग्रंथ नहीं होगा। बाकी गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये तीनों ही ग्रंथ तुलसीदास के हो जाएंगे। अगर ये प्रश्न बने रसमंजरी किसकी कृति होगी, तो ये नंददास की कृति होगी। आगे देखिए 47, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। तो मैंने बताया था आपको पीछे कि जो रामचरितमानस है ये एक महाकाव्य है और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। बाकी विकल्पों की ओर हम जाते हैं। देखिए जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना होगी, ये हरि औध जी की रचना होगी। इसे आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना भी कहा जाता है प्रिय प्रवास को। बाकी साकेत मैंने आपको बता दी थी, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। और जो रामचंद्रिका है ये किसकी रचना होगी, तो रामचंद्रिका हो जाएगी केशवदास की रचना। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के अंतर्गत मानते हैं,
तो रामचंद्र शुक्ल केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत मानते हैं। वास्तव में ये भक्ति काल से संबंध नहीं रखते हैं, ये रीति काल से ही संबंध रखते हैं केशवदास। अगला प्रश्न देखिए 48, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो कवि प्रिया के रचनाकार हो जाएंगे केशवदास। बाकी विकल्पों की ओर हम जाते हैं। देव, पद्माकर और घनानंद और ये केशव, ये चारों ही रीतिकाल से संबंध रखने वाले कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है 49, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जो उद्धव शतक है ये हो जाएगी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। अगला प्रश्न है 50, शिवराज भूषण के रचयिता का नाम बताइए। तो जो रचना है शिवराज भूषण, इसके रचनाकार हो जाएंगे भूषण। भूषण से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो रीतिकाल था इस समय अत्यधिक रचनाएं श्रृंगार के तौर पर ही की जाती थी। बहुत कम विद्वान थे जो प्रकृति के ऊपर रचना करते थे या वीर रस के ऊपर रचना करते थे। तो जो वीर रस पर रचना करने वाले विद्वान रहे हैं तो ये मुख्यतः भूषण रहे हैं। इन्होंने देखिए छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी के ऊपर ही रचना की है। तो जितनी भी रचना की है ये वीर रस से संपूर्ण रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हमें मिलती है रीतिकाल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 51, महाकवि भूषण की रचना बताइएगा। तो देखिए अभी बताया था मैंने छत्रसाल के आश्रय में रहकर रचना करते थे भूषण। तो जो छत्रसाल दशक है ये इनकी ही रचना मानी जाएगी। अगला जो प्रश्न है 52, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो संपूर्ण रीतिकाल था यहाँ पर सिर्फ ब्रज भाषा को ही मुख्य भाषा के तौर पर यूज़ किया जाता था। अगला प्रश्न है 53, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि जो रीतिकाल के वे इकलौते कवि हैं भूषण जिन्होंने वीर रस में रचना की है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ना इसे। जो बिहारी सतसई है किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो रीतिकाल रहा है ये मुख्यतः ब्रजभाषा का काल रहा है। यहाँ पर ब्रजभाषा को ही मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। तो जो बिहारी सतसई है यह भी ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। अगर ये पूछा जाए बिहारी सतसई किसकी रचना है तो बिहारी सतसई बिहारी की ही रचना मानी जाएगी। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा घनानंद की कविता में या घनानंद की रचना में अत्यधिक वर्णन हुआ है सुजान शब्द का। तो यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सुजान है ये घनानंद की प्रेयसी थी। तो यहाँ से आपको ये याद हो गया होगा कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि जो ये चार कवि हैं बिहारी, भूषण, घनानंद और ठाकुर, ये किस काल से संबंधित कवि रहे हैं। तो ये रीतिकाल से संबंधित कवि रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 56, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। तो देखिए विकल्प डी जो केशवदास ये रीति मुक्त नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा रीति मुक्त कौन कौन से कवि हैं तो घनानंद, आलम और बोधा ये तीनों ही रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, परंतु केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं, ये रीतिबद्ध कवि होंगे। अगला प्रश्न देखिए रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो विकल्प में है लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंशा अल्लाह खां या सदल मिश्र। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर इंशा अल्लाह खां की रचना हो जाएगी रानी केतकी की कहानी। अगर आपसे ये प्रश्न बने उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है तो ये रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सदल मिश्र और लल्लू लाल है, इन दोनों का योगदान फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के तौर पर रहा है। बाकी जो सदासुख लाल है, इंशा अल्लाह खान है, ये जो वास्तव में तो ये चारों ही हिंदी के आरंभिक जो रूप था उसके प्रचारार्थ इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसके अंतर्गत आते हैं। परंतु कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से विद्वान फोर्ट विलियम कॉलेज में अपना योगदान देते थे या भाषा मुंशी के तौर पर कार्य करते थे। इनमें थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों। अगला जो प्रश्न है 58, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो देखिए विकल्प डी जो नासिकेतोपाख्यान है ये सदल मिश्र की रचना हो जाएगी। बाकी रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह की रचना हो जाएगी। प्रेम सागर ये आपकी लल्लू लाल की रचना हो जाएगी। सुख सागर जो रचना है ये सदासुख लाल की रचना हो जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है 59, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, इसके रचनाकार हो जाएंगे स्वामी दयानंद स्वामी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना। पीजीटी हिंदी और एलटी कमीशन की तैयारी के लिए आप इस नंबर पे अवश्य व्हाट्सएप करिएगा। अगला प्रश्न देखिए 60, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। तो जो विकल्प डी है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भारतेंदु का नाटक नहीं होगा। बाकी जो भारतेंदु के नाटक होंगे उन्हें देख लेते हैं। भारतेंदु, जो भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, ये तीनों ही भारतेंदु के नाटक हो जाएंगे। ध्यान रखना है, विधा नाटक होगी इनकी। अगला प्रश्न है 61, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग का या भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। तो जो हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की पत्रिका महत्वपूर्ण होगी तो वो हो जाएगी आनंद कादम्बिनी। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका, ये दोनों ही भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका है। ब्राह्मण, तो ये आपके प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका हो जाएगी। और जो आनंद कादम्बिनी है ये चौधरी प्रेमघन की पत्रिका हो जाएगी। आगे देखिएगा हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हो जाएंगी बंग महिला। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी दो प्रसिद्ध कहानियाँ मानी जाती है, एक तो हो गया चंद्रदेव से मेरी बातें, दूसरा हो गया दुलाई वाली। ये दो इनकी अत्यधिक चर्चित कहानियों के तौर पर जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था, तो बंग महिला का वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। आगे देखिएगा 63, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। तो देखिएगा जो विकल्प डी है पद्मावती, ये भारतेंदु की रचना नहीं होगी। बाकी वैद की हिंसा हिंसा न भवती, विषयस्य विषमोष्टम, बादशाह दर्पण, ये तीनों ही रचनाएं भारतेंदु जी की हो जाएंगी। यहाँ से आपको और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो वैद की हिंसा हिंसा न भवती, ये किस प्रकार का नाटक या रचना है। तो ये होगी प्रहसन टाइप की रचना होती है। प्रहसन, जो नाटक में प्रहसन होते हैं, भाण होते हैं इत्यादि तौर पे जो जाने जाते हैं, इसी प्रकार की रचना होगी। वैद की हिंसा हिंसा न भवती, यह एक प्रहसन है। बाकी विषय से विषमोषदम है और जो बादशाह दर्पण है ये भी इन्हीं की रचना मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगर आपसे इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए पत्रिका का, तो ये 1900 हो जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए किस पत्रिका से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है, तो सरस्वती पत्रिका ही हो जाएगी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए हिंदी में कहानी की शुरुआत किस पत्रिका के माध्यम से होती है, तो ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही होती है, क्योंकि जो हिंदी की प्रथम कहानी है ये 1900 में प्रकाशित हुई है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 65, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए विकल्प एक है जो महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी निहार। बाकी जो देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना कामायनी बताई गई है, ये गलत हो जाएगा। कामायनी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी कामायनी। आगे देखिए पंत की रचना तोड़ती पत्थर बताया गया है, तो ये भी असुमेलित है। तोड़ती पत्थर किसकी रचना हो जाएगी, निराला की। अगला जो प्रश्न है, निराला का जो मिलान किया गया है साकेत के साथ, यह भी असुमेलित है। तो कैसे है असुमेलित, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना होगी, ना कि निराला की। आगे देखिए 66, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र थे, इनके द्वारा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। सुमित्रानंद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ रहे हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कौन सा कवि छायावादी नहीं है। तो देखिए निराला तो छायावादी हैं, पंत भी छायावादी होंगे, प्रसाद भी छायावादी होंगे, परंतु जो जायसी है ये सूफी काव्य के रचनाकार माने जाते हैं, तो ये छायावादी नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो नाम आएगा तो ये महादेवी वर्मा का आएगा। अगला है छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभक्ति अत्यधिक होती है, अर्थात किसके गीतों में सबसे ज़्यादा
वेदना की मर्माभिव्यक्ति मिलती है? तो ये अभिव्यक्ति मिलती है आपकी महादेवी वर्मा के भीतर। तो 68 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखिए 69 प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो जो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि होगी यह वर्ग चेतना प्रधान है। तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे है 70 इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो विकल्प डी युगधारा ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं होगी, तो ये नागार्जुन की रचना हो जाएगी। बाकी युग की गंगा, नींद के बादल, आ का झरना ये तीनों ही रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हो जाएंगी। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, केन का कवि किसे कहा जाता है? तो जो केदारनाथ अग्रवाल हैं इन्हें केन का कवि कहा जाता है। आगे है 71 निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो देखिए जो शमशेर बहादुर सिंह हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं होंगे। तार सप्तक से यहाँ पर अभिप्राय है वो तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ था या संपादित हुआ था, इसके ये संपादक या कवि नहीं रहे हैं। जो दूसरा तार सप्तक था उसके यह कवि रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ था। बाकी गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और अज्ञे ये प्रमुख कवि माने जाते हैं तार सप्तक के। अगला है अज्ञे कौन से बात के कवि हैं? तो जो अज्ञे हैं ये प्रयोगवाद के कवि के तौर पर जाने जाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने तार सप्तक की स्थापना भी करी थी। अभी तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे और इन चारों का ही संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया था। अपने अपने अजनबी ये इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है अज्ञे की। अगला है 73 निहार की रचना किसने की? तो जो निहार है इसकी रचना की गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। बाकी विकल्प देख लेते हैं। अज्ञे यहाँ पर हम इनकी एक रचना बताएंगे आंगन के पार द्वार। असाध्य वीणा भी इन्हीं की रचना है। बाकी जो दिनकर हो गए उर्वशी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। इसी के साथ रश्मिरथी भी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि अगर कभी आपको समय लगता है तो आप दिनकर की रचना जो रश्मिरथी है इसे एक बार अवश्य पढ़िएगा। बाकी देखिए पंत की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वीणा। अगला प्रश्न देखिए 74 इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए विकल्प एक ही यहाँ पर सही हो जाएगा। जो प्रिय प्रवास रचना है यह हरिऔध की ही होगी, तो ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। जो प्रिय प्रवास है इसे हिंदी की शुरुआती रचना के तौर पर भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1914 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। बाकी देखिए विकल्प भी जो सांध्य गीत है ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी महादेवी वर्मा की रचना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं विकल्प आंसू किसकी रचना हो जाएगी? तो ये प्रसाद जी की रचना हो जाएगी आंसू। यह एक विरह काव्य भी है। अगला है साकेत ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से वो कौन सी रचना है जिसे रामचरितमानस के पश्चात दूसरी रामकाव्य की प्रमुख रचना माना जाता है? तो ये साकेत ही होगी। अगर इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1931। तो अगला प्रश्न देखिएगा प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या रहा था? तो ये रहा था नए काव्य उपकरणों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। अगला है 76 गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन होंगे? तो देखिए जो रचना है गुल की बन्नो इसके रचनाकार हो जाएंगे धर्मवीर भारती। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो ये हो जाएगी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र। बाकी ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त ये तीनों ही या ये चारों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हो जाएंगी। आगे है अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन हैं? तो जो अशोक के फूल यह तो निबंध है और इसके रचयिता हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनके आलोक पर्व नामक रचना भी अत्यधिक पूछी जाती है। इसी के साथ इनकी और रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। इसी के साथ इनका एक इतिहास ग्रंथ है जो अत्यधिक पूछा जाता है। तो इतिहास ग्रंथ का नाम होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये भी काफ़ी पूछे जाने वाला इतिहास ग्रंथ है इनका। अगला देखिए 79 प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रसाद के द्वारा
उपन्यास भी रचा गया है और उपन्यास का क्या नाम है, ये इरावती हो जाएगा। और ये किस प्रकार का उपन्यास है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास हो जाएगा। अगला देखिए 80, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो जो विकल्प डी है शेखर एक जीवनी, यह प्रेमचंद का उपन्यास नहीं होगा। बाकी गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि ये तीनों ही उपन्यास प्रेमचंद के हो जाएंगे। आखिर शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास होगा, तो यह अग्गी का उपन्यास हो जाएगा। अगला है 81, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा अर्धकथानक। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 81, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा विकल्प सी अर्धकथानक। अगला प्रश्न देखिए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो ऊपर ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि जो अर्धकथानक है यह आत्मकथा विधा की रचना होगी। अगला है 83, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ था, तो ये हुआ था प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 84, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है, तो ये हो जाएंगे लोचन प्रसाद पांडेय। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र कौन कौन से हैं, तो जो रेखाचित्र और सेतुबंध है ये दोनों ही सही हो जाएंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्रकार हैं, तो ये हो जाएंगे सत्यवती मलिक। तो विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। 87, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है, तो ये हो जाएगी श्री गांधी। अगला है अनुभावों के कितने भेद होते हैं, तो अनुभावों के भेद होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी LT टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप LT टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8293121229। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे LT टेट की परीक्षा हो, LT कमीशन की परीक्षा हो, PGT हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये LT टेट के हैं, LT कमीशन के हैं, PGT हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न है 88, अनुभावों के कितने भेद होते हैं, तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा विकल्प सी 4। अगला प्रश्न है 89, भरतमुनि के रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, क्या होगा यहाँ पर, भरतमुनि ने रससूत्र का विवेचन इनके किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये हो जाएगा नाट्य शास्त्र। तो विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 90, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है या किस रस का वर्णन वहाँ पर होता है, तो ये होगा वीर रस। विकल्प ए सही। अगला है 91, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर होगा करुण रस। अगला है 92, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मुकुट सो मेरा पति हुई। तो पंक्ति किसकी होगी, पंक्ति हो जाएगी यह आपकी मीराबाई की। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा रस है इन पंक्तियों में, तो ये हो जाएगा विकल्प डी शांत रस। अगर यहाँ पर माधुर्य रस होता तो माधुर्य रस भी सही हो जाता, परंतु विकल्प में डी जो है ये सही हो जाएगा शांत रस। अगला है 93,
मेरी ब बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर भक्ति रस होगा। अगर ये पूछा जाए किसकी पंक्ति होगी ये, तो ये बिहारी दास की पंक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है 94, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? तो देखिए दोहा, चौपाई और रोला ये सभी ही मात्रिक छंद होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में होती हैं 16 मात्राएं। अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर देखिए चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो जो बी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला है 96, छंद शास्त्र के प्रेरणता आचार्य माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं पिंगलाचार्य, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही कुशूल। इस पंक्ति के रचनाकार हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और जो यहाँ पर छंद प्रयोग में लाया गया है तो ये लाया गया है दोहा। अगला जो प्रश्न है 98, सुर सुर तुलसी शशि उडुगन केशव दास और कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है यमक अलंकार का प्रयोग, भी सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा रूपक। तो अगला और आज का अंतिम प्रश्न है हिंदी साहित्य का। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिएगा विकल्प डी उपमा अलंकार होगा इन पंक्तियों में। तो अब यहाँ पर हमारे हिंदी साहित्य के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 HP के क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ठीक है, चलिए उन्हें शुरू कर देते हैं। अब तो देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। इसी के साथ इसे 6 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि इस मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था या किसके काल में बनवाया गया था, तो ये साहिल बर्मन के समय बनाया गया था। अगला है डांडरा लोक नृत्य किन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो जो डांडरा लोक नृत्य है ये गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और किन किन डिस्ट्रिक्टों में इसे परफॉर्म किया जाता है? इसे चंबा और कांगड़ा में परफॉर्म किया जाता है। तीसरा प्रश्न है शांद और शाबू लोक नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं? तो शांद और शाबू लोक नृत्य लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए छोहारा लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो जो छोहारा लोक नृत्य है यह आपके महासू में परफॉर्म किया जाता है। छोहारा एक लोक नृत्य है, इसका ध्यान रखना है। छठा प्रश्न देखिएगा हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो जो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में, और कब तक रहा था? 1971 तक। छठा प्रश्न देखिएगा बारूद दर्रा चंबा को किसके साथ जोड़ता है? तो बारूद दर्रा चंबा को जोड़ता है कांगड़ा के साथ। सातवां प्रश्न देखिए बसपा सतलुज की सहायक नदी है, इसका ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि जो बसपा किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सतलुज की सहायक नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोहाली मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो HP में नोहाली मेला मनाया जाता है मंडी में। नौवां प्रश्न देखिएगा रोपा और खोपा उत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो जो रोपा और खोपा या कहीं पर इसे खेपा भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही उत्सव मनाए जाते हैं किन्नौर में। अगला है हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो जो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त माने जाते हैं TVR टट्टाचारी, तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को डिस्कस किया जो HPGK के हैं। HPGK के प्रश्न के महत्व को आप जानते ही होंगे भली भांति, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। तो LT-TET की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकता है और वहाँ पर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। तो ठीक है, थैंक यू।